Hello my dear online students, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So आज हम लोग स्टार्ट डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक जो हमने शुरू किया था केमिकल बॉन्डिंग, उसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे, कुछ नया सीख रहे होंगे एंड थोड़ा अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप कर रहे होंगे। बिकॉज केमिकल बॉन्डिंग के बारे में मैं एक बात आप लोगों को क्लियरली बता दूं कि जो केमिकल बॉन्डिंग है इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन केमिस्ट्री। ठीक है, आप कहीं भी एकेडमिक्स में पढ़ रहे हैं, आप कंपटीशन में पढ़ रहे हैं, ये आपको आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी बैकबोन जनरेट करेगा केमिस्ट्री के अंदर में, मेनली इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में अंदर में, ताकि आप स्ट्रक्चर से डील कर सकें और उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी से डील कर सकें। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप इसको थॉरली डीपली पढ़िए और समझिए, ताकि आगे चल के फ्यूचर में जब आप कुछ पढ़ रहे होंगे इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। तो लास्ट टाइम पे मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था आयनिक बॉन्ड के बारे में। ठीक है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में, क्या क्या किस तरीके से आपका आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और मैंने बताया था कि एक लैटिस का जनरेशन होगा। ठीक है, कैटायन एनायन आपके इंटरेक्ट करेंगे आपका, और इनके इंटरेक्शन के बाद में आपके पास में एक लैटिस का जनरेशन होगा, लैटिस फॉर्म करेगा, और इसके फॉर्मेशन के टाइम पे आपके पास में एनर्जी रिलीज़ होती है, और उस एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। तो सिंपली हम लोगों ने बोला था कि 1 मोल के आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में गैसेस आयन से, उसके कंस्टिट्यूएंट गैसेस आयन से के इंटरेक्शन से जो लैटिस जनरेट होगा और उसके बनने में जो एनर्जी रिलीज़ होगी, दैट विल बी इट्स लैटिस एंथैल्पी। नाउ टुडे वी विल डिस्कस कि इस लैटिस एंथैल्पी को निकाला कैसे जाता है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ऐसा कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, देयर इज़ नॉट सच अ मेथड कि जिससे हम क्या कर सकें, लैटिस एंथैल्पी को डायरेक्टली निकाल सकें। सो वी हैव टू यूज़ अ थर्मोडायनेमिक लॉ, दैट इज़ हेस लॉ। उसका एप्लीकेशन है, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, लैटिस एंथैल्पी को डिटरमाइन करेंगे। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, देयर इज़ नो डायरेक्ट मेथड for the determination of lattice enthalpy। तो हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं इसकी जगह पे, वी आर गोइंग टू यूज़ बॉर्न-हेबर साइकिल। हम किसका सहारा लेंगे, वी विल यूज़ बॉर्न-हेबर साइकिल। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कि बॉर्न-हेबर साइकिल होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग बॉर्न-हेबर साइकिल को। ठीक है, तो बॉर्न-हेबर साइकिल समझने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा हेस लॉ। तो देखो बेटा, आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि केमिस्ट्री के अंदर में हर एक चीज़ आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो अगर कनेक्टेड है सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से, तो यू हैव टू मेक अ लिंक। अगर आप लिंक इजीली बना पा रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होगी, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हेस लॉ जो है आपका थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, और थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग का हेस लॉ क्या बोलता है कि सपोज करके एक रिएक्शन हुई आपके पास में ए से बी। ठीक है, एक फॉर्मेशन हुआ, इसकी जो इस रिएक्शन की स्टेप की जो एंथैल्पी थी वो आपकी डेल्टा H1 थी। और सेम रिएक्शन आपकी ऐसा हुआ कि ए से पहले सी का फॉर्मेशन हुआ, और सी से किसका फॉर्मेशन हुआ, आपका बी का फॉर्मेशन हुआ। तो ए से सी में जो कन्वर्जन हुआ है, इसकी जो एंथैल्पी है सपोज करके डेल्टा H2 है, और सी से जो आपका फॉर्मेशन हुआ है बी में, इसकी एंथैल्पी आपका डेल्टा H3 है। तो हेस लॉ क्या बोलता है कि अगर मान लो एंथैल्पी चेंज सिंगल स्टेप में जो हुआ है वो आपका हमेशा किसके बराबर रहेगा, जो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज आपका डेल्टा H1 हुआ है एक सिंगल स्टेप में, वो हमेशा बराबर होगा जो एंथैल्पी चेंज हो रहा होगा आपका मल्टीपल स्टेप में, उनके सम के बराबर। तो ओवरऑल सिस्टम में जो एनर्जी का चेंज आ रहा है, रिएक्शन अगर आपकी चाहे सिंगल स्टेप में चल रही हो या रिएक्शन आपकी एक से ज़्यादा स्टेप में चल रही हो, तो टोटल एंथैल्पी का चेंज क्या रहने वाला है, हमेशा सेम रहने वाला। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इफ़ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस in single step or taking place in more than
1 step, overall enthalpy change will remain सेम। एंथैल्पी का जो चेंज है हमेशा आपका सेम रहने वाला है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप लोग। और इसी का एप्लीकेशन जो है आपका बॉर्न हेबर साइकिल में किया जाता है और उससे समझा जाता है हाउ लैटिस एंथैल्पी इज डिटरमाइंड। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके से आपका बॉर्न हेबर साइकिल डिस्कस करता है इसका एप्लीकेशन पार्ट को। तो देखिए बॉर्न हेबर साइकिल, तो बॉर्न हेबर साइकिल क्या है आपके पास में कि सपोज करके आपके पास में Na था, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ ताकि नीचे जगह मिल जाए मुझे। ओके, तो इसको समझते हैं हम लोग बॉर्न हेबर साइकिल क्या है। तो बॉर्न हेबर साइकिल के अकॉर्डिंग सपोज करके आपके पास में एक रिएक्शन ये है, Na आपका सॉलिड स्टेट में ये Cl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है गैसेस फॉर्म में और फॉर्म कर रहा है आपका NaCl। तो बेटा एक चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग, इससे पहले हम लोगों ने बोला था कि जो लैटिस का फॉर्मेशन हो रहा है उस लैटिस के फॉर्मेशन में आपके पास में जो लैटिस बन रहा था वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से, गैसेस आयन से बन रहा था। लेकिन यहाँ पर जो आपका लैटिस आपका जनरेट हो रहा है किससे, अपनी एलिमेंटल स्टेट में एग्जिस्ट करने वाले एलिमेंट से, ठीक है, जो अपनी एलिमेंटल स्टेट में आपका स्टे करते हैं, उनसे इस लैटिस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें हम लोग लैटिस एंथैल्पी को डिस्कस नहीं करते, इन केसेस में हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दैट इज डेल्टा HF। इस हम इसको डिफाइन करते हैं, तो हम बोल सकते हैं एंथैल्पी चेंज when 1 mole of substance is going to form from the different elements in their स्टैंडर्ड स्टेट। जब एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और उससे जो लैटिस का किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तब हम बोलते हैं आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को। अब इस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का अपना ही एक इंपॉर्टेंट रोल है। किस तरीके से इसको समझते हैं हम लोग, अगर मान लो आपका डेल्टा HF लेस देन 0 है तब तो लैटिस का जो फॉर्मेशन है, लैटिस फॉर्मेशन इज़ फिजिबल। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं पहले जो अभी जब मैंने लेक्चर शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ कर रही है, ठीक है, अगर प्रोसेस में आपकी रिलीज़ कर रही है तो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। तो आप लोग इतना रखिए यार, जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम थर्मोडायनेमिक्स से मुलाकात कर रहे हैं, वो इतना याद रखिए कि डेल्टा H की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है, डेल्टा H क्या रिप्रेजेंट करता है रिएक्शन में, एंथैल्पी। और एंथैल्पी को हम लोग क्यों लेके आते हैं केमिस्ट्री के अंदर में, क्योंकि यहाँ पे डील करना होता है मोल से, और हर चीज़ हम लोग यहाँ पे मोल पर डील करते हैं। तो एनर्जी को हम लोग डील करने के लिए क्या लेकर सकते हैं, एंथैल्पी। इसका जो फर्दर एक्सप्लेनेशन है आप लोग को थर्मोडायनेमिक्स में मिलेगा। पर अभी के लिए इतना याद रखिए कि अगर मान लो कोई भी प्रोसेस चल रहा है, कोई भी केमिकल प्रोसेस, और उसमें डेल्टा H आपका नेगेटिव हो रहा है तो वो प्रोसेस आपका फिजिबल होगा, ठीक है। ये कुछ एक वन ऑफ द फैक्टर है जो फिजिबिलिटी को बताता है। और अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपका ग्रेटर देन 0 है तो दैट लैटिस फॉर्मेशन इज नॉट दैट मच फिजिबल, इज नॉट फिजिबल। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि डेल्टा HF के बेसिस पर हम लोग वेदर द कंपाउंड इज गोइंग टू फॉर्म और नॉट ये डिस्क्राइब कर सकते हैं इन चीज़ों को लेकर के। नाउ अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से हम लोग किसकी ओर बढ़ेंगे फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एंथैल्पी। क्योंकि याद रखिए कि हमें निकालना क्या है, लैटिस एंथैल्पी को निकालना है। तो इसके लिए समझिए आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझिए इस चीज़ को। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होगा आपका सिंगल स्टेप का चेंज होगा, ठीक है। और सोडियम से आप यहाँ पे आपके पास में गैसेस स्टेट में सोडियम आपका सॉलिड स्टेट में, तो सोडियम को पहले किस में लाना पड़ेगा हमें, गैसेस स्टेट में, क्योंकि आपका आयंस का फॉर्मेशन होना है यहाँ पे। और आयंस के फॉर्मेशन की ही वजह से क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। तो सोडियम गैसेस स्टेट से आपका कन्वर्ट होगा किस में, सोडियम आयन में,
बट यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि सॉलिड से गैस में जाने का जो प्रोसेस होता है दैट इज़ सब्लिमेशन, ठीक है। और जब सॉलिड से गैस कन्वर्ट हो रहा है तो हमें स्टेट चेंज हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, और इसके लिए बोलते हैं हम लोग उसको एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो डियर स्टूडेंट, जो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है दैट इज़ योर, वो आपका कैसी होती है, दैट इज़ योर एंडोथर्मिक, है ना, कैसी होगी आपकी है, दैट विल बी योर एंडोथर्मिक। नाउ गैसेस से आपका सोडियम आयन में कन्वर्जन है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ है, और अगर इलेक्ट्रॉन का लूज होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन। तो दिस इज़ योर आयनाइजेशन एंथैल्पी, और आयनाइजेशन एंथैल्पी को मैं बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ आपस में पीछे। अब यहाँ पे देखिए बेटा कि जो आपके पास में Cl2 है, ये आपका प्रेजेंट है, आपका किस में, ये आपका प्रेजेंट है मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म से हमको पहले किस में लेके आना पड़ेगा, इसको एटम में, और एटम में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस मॉलिक्यूल को तोड़ना पड़ेगा और कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, और उस एनर्जी को बोलते हैं हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब जैसे कि यहाँ पे 1 मोल के टर्म में बात करनी है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कितना लगेगा हमारा, Be/2, ठीक है, हाफ मोल ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल है, तो ये कन्वर्ट होगा आपका Cl में, गैस स्टेट में। अगेन जो आपके पास में आयनाइजेशन एंथैल्पी थी, मैं आपको बता दूं, आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें सिस्टम को क्या करनी पड़ती थी, देनी पड़ती थी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी वाज आल्सो एंडोथर्मिक, मैं सीधा एंडो लिखूंगा, अब एंडोथर्मिक समझ लीजिए, और एक्सो लिखूंगा तो एक्सो। और उसी तरीके से जो Be2 था आपका, इट वाज योर बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगती है, और अगर बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगती है तो अगेन इट इज़ योर एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, अगेन दिस इज़ योर एंडोथर्मिक प्रोसेस। नाउ अगला अगर हम लोग देखें यहाँ पे, Cl जो है कन्वर्ट हो रहा है Cl माइनस में, यानी इलेक्ट्रॉन आपका गेन कर रहा है Cl। अब एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने में जो होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का चेंज होता है, यानी जो एनर्जी चेंज होता है उसको हम लोग डील करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। अब ये दोनों तरीके की हो सकती है आपकी, एक्सो भी हो सकती है और एंडो भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ आयन कैसा फॉर्म कर रहा है। ओके, तो ये यहाँ पे जो आपकी एंथैल्पी इन्वॉल्व होगी दैट विल बी योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो दिस विल बी लाइक दिस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और ये कैसी होगी आपकी, इट कुड बी एक्सो और एंडो, ये यूजुअली कैसी होती है आपकी, एक्सो और एंडो। अब Cl का फॉर्मेशन है, तो क्लोराइड के केस में कैसी होती है ये, क्लोराइड के केस में आपका हमेशा एक्सोथर्मिक होगी, ठीक है, एनर्जी रिलीज़ करती है, बट इट कुड बी एनीथिंग। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं आपका ΔEg से। नाउ यहाँ पे आपके कंस्टिट्यूएंट आयंस का फॉर्मेशन हो चुका है, और एक कंस्टिट्यूएंट आयंस आपके इंटरेक्ट करेंगे, और इंटरेक्ट करने के बाद में किसका फॉर्मेशन करेंगे, लैटिस का फॉर्मेशन करेंगे। अब सिंस इस स्टेप में आपका लैटिस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी योर लैटिस एंथैल्पी, दैट विल बी योर लैटिस एंथैल्पी। एंड अगेन लैटिस के फॉर्मेशन में मैंने आपको बता रखा है कि ये प्रोसेस कैसा होता है लैटिस का फॉर्मेशन। द फॉर्मेशन ऑफ लैटिस इज योर एक्सोथर्मिक। और ये सेम मैंने आपको बताया भी था कि तोड़ने के लिए, सेम 1 मोल के कंपाउंड को तोड़ने के लिए हमें जो एनर्जी यूटिलाइज होती है, तो उस केस में हम इसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन करेंगे। देखिए, अब हम लोग एप्लीकेशन करेंगे यहाँ पे किस चीज़ का, हम लोग एप्लीकेशन करेंगे जो हमने डिस्कस किया अभी हेस लॉ के अंदर में। तो देखिए, जो सिंगल स्टेप में जो चेंज था एंथैल्पी का, दैट वाज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और यहाँ पे मल्टीपल स्टेप जब आपका जनरेट हो रहा है, तो इस मल्टीपल स्टेप में डिफरेंट एंथैल्पीज़ का चेंज आ रहा है, ठीक है। तो जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, जो कि आपका सिंगल स्टेप का प्रोसेस है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होगा बेटा आपका, वो किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू योर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, तो दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, दैट विल बी योर आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट जो है आपके पास में यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो आपकी Be/2, ठीक है। साथ में आपका यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो देयर विल बी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंड यहाँ से आपका लैटिस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हेयर यू विल हैव लैटिस एंथैल्पी। तो वही है, हेस लॉ का एप्लीकेशन है कि अगर एंथैल्पी चेंज आपका सिंगल स्टेप में हो रहा है या एंथैल्पी चेंज आपका मोर देन 1 स्टेप में हो रहा है, उनका सम हमेशा किसके बराबर होगा, जो एंथैल्पी चेंज आपका सिंगल स्टेप में हो रहा होगा। ओके, आई बात समझ में यहाँ तक। तो जनरली अगर हम लोग बात करें इनके बारे में,
तो अगर लैटिस फॉर्म हो रहा है और लैटिस स्टेबल है तो इट विल बी योर नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव रहने वाला है। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जो है आपका हमें एनर्जी दी है तो इट विल बी योर पॉजिटिव, ठीक है। और साथ ही साथ आपने आयनाइज किया है यहाँ पे, तो आयनाइज करने में एनर्जी लगती है तो अगेन इट विल बी योर पॉजिटिव एंडोथर्मिक। बॉन्ड को तोड़ने में हमें एनर्जी लगती है तो दिस विल ऑल्सो बी योर पॉजिटिव। ओके, नाउ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आइदर इट कुड बी पॉजिटिव और इट कुड बी नेगेटिव, ये दोनों पॉसिबल है डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों पॉसिबल है बिकॉज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपका पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है। जैसे कि जो वो है नोबल गैसेज है, नोबल गैसेज के केस में इलेक्ट्रॉन लेने की एफिनिटी नहीं होती, तो वहाँ पर क्या होता है आपका देयर इज़ पॉजिटिव। एंड जो लैटिस एंथैल्पी है इट इज़ जनरली हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो लैटिस बन रहा होगा वो आपका स्टेबल लैटिस है। तो एक बार आप देख लीजिए पूरे प्रोसेस को किस तरीके से NaCl के लैटिस में हम लोग विद द हेल्प ऑफ बॉर्न हेबर साइकिल विच इज़ द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ हेस लॉ हम लोग लैटिस एंथैल्पी को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल हम लोग और करते हैं, ठीक है, उससे हम इसको और अच्छे से समझते हैं कि डिफरेंट आयनिक कंपाउंड के लिए किस तरीके से हम लोग लैटिस बॉर्न हेबर साइकिल का यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज योर MgCl2। तो MgCl2 में क्या होता है आपके पास में, जैसा कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम सॉलिड है, क्लोरीन गैस है, ये कन्वर्ट हो रहा है आपका MgCl में। ओके, नाउ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ पे आपके 1 मोल का जो कंपाउंड बन रहा है इसके लिए हम बोल देंगे इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जितनी भी चीज़ें पीछे हुई है उसके हिसाब से हम इसको डिस्कस करेंगे। अब मैग्नीशियम जो सॉलिड स्टेट में किस में कन्वर्ट होगा, आप गैसेस में, और अगर गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है तो हम लोग क्या लेके चलते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ओके, समझ जाइएगा यहाँ पे इसका मतलब क्या है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन को। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि मैग्नीशियम आयन जो है आपका +1 स्टेट में जा रहा है, ठीक है, गैसेस स्टेट से, तो दिस इज आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं लूज़ किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आपका एक एक करके लूज़ किए जाते हैं। और फर्स्ट जनरली क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, जैसे फर्स्ट निकला फिर देन सेकंड निकला, ऐसे थर्ड भी निकल सकता है अगर निकलना हो, तो इनको बोलते हैं हम लोग सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका Mg+ से फिर से हमारा क्या निकलेगा, Mg+2 फॉर्म करेगा, और इसको बोलते हैं हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड। सो IE1 एंड IE2 आर नोन एज योर सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम। नाउ यहाँ पे आगे देख लीजिएगा कि क्लोरीन जो है आपका, क्लोरीन आपका गैसेस स्टेट में, लेकिन ये मॉलिक्यूलर स्टेट में, तो मॉलिक्यूल से किस में कन्वर्ट होगा बेटा, ये कन्वर्ट होगा आपका एटम्स की फॉर्म में। तो एटम की फॉर्म में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, और 1 मोल के सबस्ट्रेट को देने के लिए हमारे पास में जो एनर्जी होगी यहाँ पे दैट इज़ बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी, BE के टर्म में बोल देते हैं यहाँ बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 2Cl एटम्स में, गैसेस एटम्स में। नाउ यहाँ पे आपके पास में 2Cl गैसेस एटम्स हैं, और ये 2Cl गैसेस एटम्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। ओके, और जबकि ये 2Cl है तो यहाँ पे आपके पास में 2Cl माइनस की फॉर्म में आएगा, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इन्होंने लूज़ किए होंगे, और यहाँ पे आपके पास में होगा 2 ΔH Eg इलेक्ट्रॉन, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाउ ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, और इंटरेक्ट करने के बाद में किसका फॉर्मेशन करेंगे, इंटरेक्ट करने के बाद में आपका MgCl का फॉर्मेशन करेंगे, और यहाँ पे जो आपके पास में एनर्जी रिलीज़ होगी ड्यूरिंग दिस पाथवे वो क्या कहलाई जाएगी, आपकी लैटिस एंथैल्पी कहलाई जाएगी। ओके, नाउ याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया कि एनर्जी का चेंज अगर सिंगल स्टेप में हो रहा है, और अगर एनर्जी का चेंज आपका मल्टीपल स्टेप में हो रहा है, एंथैल्पी का चेंज इज टेकिंग प्लेस इन मल्टीपल स्टेप, वो हमेशा एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये तो था आपका MgCl2 के लिए। नाउ मैं एक आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ट्राई कीजिएगा, ठीक है, किस तरीके से होता है उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे सॉल्व होना है। तो दिस इज़ योर होमवर्क, इसको डेडिकेशन से कीजिए डियर स्टूडेंट्स। अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे केमिस्ट्री को तो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आई फाइंड इट आउट थ्रू आउट माई लाइफ टिल नाउ, कि ये सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट है जिसमें आपके बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट होने पे तो चीज़ें और भी ईजी होने लग जाती हैं। और कॉन्सेप्ट को ईजी करने का एक ही तरीका है कि लिंक करते हुए पढ़िए चीज़ों को, जो हमने कल पढ़ा है उसे आज लिंक करना है, और जो आज पढ़ेंगे हम उसे कल लिंक करेंगे। तो धीरे धीरे इससे क्या होगा, आपको और भी मज़ा आने लगेगा केमिस्ट्री के अंदर में। नाउ नेक्स्ट जो है मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा एक और एग्जाम्पल, दैट इज़ Al2O3। नेक्स्ट जो है मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा दैट इज़ Al2O3। ओके, तो Al2O3 में सिंपल से आपके पास में एल्युमिनियम सॉलिड स्टेट में
अब तो आप जल्दी जल्दी कर दीजिएगा, मास्टर हो गए होंगे अभी तक तो आप। ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका Al2O3 में, एल्युमिनियम ऑक्साइड। और अगर मैं 1 मोल के टर्म में बात करूँ, क्योंकि 1 मोल का एनी कंपाउंड फॉर्म करता है और तभी हम लोग एंथैल्पी को लेके आते हैं पर मोल के टर्म में डिफाइन करने के लिए, तो 3/2 मोल आपके O2 के यूज़ हो रहे होंगे। और यहाँ पे आपका डिस्कस कर रहे हैं हम लोग किसका फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब मैं शॉर्टकट में लिखूँगा, उसमें नहीं लिखूँगा, ठीक है। अब आपका बार बार मैं आपको सिंबल पता चल जानी चाहिए कि किससे क्या होगा। इससे पहले इनिशियल में मैंने आपको सारी चीज़ें क्या कर दी थी, डिफाइन कर दी थी। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, जो सॉलिड है किस में कन्वर्ट होगा, आपका गैस में कन्वर्ट होगा। तो हमें क्या लगती है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, तो 2 एल्युमिनियम गैस में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पे आपके पास में 2 मोल ऑफ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का यूटिलाइजेशन होगा। अगेन आपके पास में यहाँ पे 2 एल्युमिनियम है। अगर 2 एल्युमिनियम है तो यहाँ पे क्या होगा, एक एक करके इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम जो है आपका +3 में, तो +3 में यानी एक एक करके इसने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया होगा। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा अगर, तो इट विल बी इट्स 2 मोल्स एल्युमिनियम गैसेस आइटम्स यहाँ पे। तो ये आपके पास में क्या होगा, 2IE1 2Al+, दिस इज फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी। देन आपका 2IE2, it will be 2Al+2, then it will be 2IE+3 and it will be its Al+3। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, एल्युमिनियम आयन को फॉर्म कर रहे हो। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखेंगे, हम लोग क्या फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, O2 का 3/2 O2 से रिएक्ट करा रहे हैं। तो O2 को जब हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं तो किस में कन्वर्ट होगा आपका, ये कन्वर्ट होगा आपका एटम की फॉर्म में, है ना। तो देखिए, अगर हम इसके बॉन्ड को तोड़ेंगे तो दैट विल बी नोन एट इट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब यहाँ पे 3/2 मोल है तो कितना लगेगा हमारे पास में, 3/2 मोल। और हमारे कितने ऑक्सीजन एटम फॉर्म करेंगे, 3 ऑक्सीजन एटम आपके फॉर्म करेंगे, ठीक है। क्योंकि टोटल एटम कितने थे आपके पास में, 3 ही तो थे। तो 3/2 से कितने बने आपके, O2 यहाँ पे मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल से कितना बन रहा है आपका, एटम का फॉर्मेशन है। नाउ यहाँ पे अगर हम लोग देखें, 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किए, ठीक है, और 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होने वाला है, क्योंकि गेन कौन करेगा, एनायनिक स्पीशीज जो जनरेट करेगा, और वो कौन करता है आपका, नॉन मेटल। तो ये क्या करेगा आपका, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। दैट विल बी 3 × डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, तो इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और ये फॉर्म करेगा आपका 3O- गैसेस आयन। नाउ अगेन क्या होगा, यहाँ पे आपका O-2 का फॉर्मेशन होगा 3 मोल्स के, और यहाँ पे हम बोलते हैं 3 × इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ डेल्टा Eg2। तो यहाँ पे आपके पास में करस्पॉन्डिंग आयन फॉर्म करके, अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे, और इंटरेक्ट करने के बाद में किसका फॉर्मेशन करेंगे, इंटरेक्ट करने के बाद में आपका Al2O3 का फॉर्मेशन करेंगे, और ये क्या कहलाया जाएगा, आपका लैटिस एंथैल्पी कहलाया जाएगा। तो एक तो मैं आपको होमवर्क दे चुका हूँ, और एक और मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूँ। यू हैव टू डू दैट विद योर डेडिकेशन। एक MGO का दे दिया, एक मैं आपको AlCl3 का करने के लिए दे रहा हूँ। तो बोथ आर वेरी इजी एग्जाम्पल, इससे ऊपर भी जाते हैं, लेकिन हमको उतना डिटेल में डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। डिफरेंट ऑक्साइड्स को भी हम लोग देख सकते हैं। सिंपली आप देखिए कि कितना मोल ऑफ एनर्जी का चेंज आ रहा है, उससे आप इजीली इसको समझ पाएंगे, ठीक है। और कुछ छोड़ना नहीं है। अगर आप केमिस्ट्री में छोड़ने लग गए चीज़ों को, स्किप करने लग गए चीज़ों को, तो फिर समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आपने कुछ छोड़ा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए लेक्चर्स को आप लोग देखिए, और जैसे तरीके से लेक्चर जा रहे हैं, आप साथ ही साथ बुक्स को रीड आउट कीजिए, है ना। जो अभी 11th क्लास में, तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अपनी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और जो कंपटीशन में है, वो ज़्यादा लेक्चर्स को देखिए और ट्राई कीजिए कि क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर सकें, क्योंकि क्वेश्चन से और भी ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। जो बेसिक फंडा एग्जाम को निकालने का वो यही होता है कि आपको पैटर्न समझना पड़ता है एग्ज़ाम का, कि एग्ज़ाम किस तरीके का पूछ रहा है, कैसा वो हो रहा है। तो उसके लिए आपको क्वेश्चंस को देखना पड़ता है। तो क्वेश्चन जितना अच्छा आपका कमांड होगा क्वेश्चंस के अंदर में, उतना आप इजीली कर पाएंगे। तो चलिए, अभी हमने डिस्कस किया बॉर्न-हेबर्ट साइकिल के लिए कि किस तरीके से हम लोग लैटिस एंथैल्पी को डिटरमाइन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग डिस्कस करेंगे आज, वो डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपकी आयनिक कंपाउंड्स को लेकर के, ठीक है। आयनिक कंपाउंड को लेकर के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि दैट हाउ कैन वी कैलकुलेट लैटिस एंथैल्पी। अब जो है हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी को। तो हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी।
लैटिस एंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर आपके डिस्कस करते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक बात तो याद रखिएगा कि जितनी ज़्यादा आपकी एनर्जी रिलीज़ होगी ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, जब लैटिस का जो फॉर्मेशन होगा, तो उतनी ज़्यादा आपकी क्या होगी, कंपाउंड के अंदर में स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आपका, लिख लेता हूँ मैं स्टेटमेंट को, मोर एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द formation of lattice, more stable will be the आयनिक कंपाउंड, उतना ही स्टेबल आपका आयनिक कंपाउंड होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो हमें हर एक वो फैक्टर यहाँ पे समझना है जो कि क्या करता है, आपका लैटिस एंथैल्पी को डिस्कस करता है। तो एक बार मैं मार्कर ले लूँ आपके, ताकि मैं आप लोगों को डायग्रामेटिकली चीज़ों को समझा सकूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में क्या हुआ है, एक A आयन था और एक B आयन था, ये आपस में इंटरेक्ट किए, और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इन आयन्स के बीच में फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रहा होगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रहा होगा। और इन्होंने फॉर्म किया था आपका AB सॉलिड। अब यहाँ पे आपके पास में एक कैटायन और एक अनायन है, और कैटायन का साइज़ जो होता है यूजुअली छोटा होगा इन कंपेरिजन टू किसके, अनायन के। कैटायन का जो साइज़ होगा वो आपका छोटा होगा इन कंपेरिजन टू अनायन के। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज़ योर R0, which is what basically, which is equals to radius of cation plus radius of anion। ठीक है, R0 is radius of cation plus radius of anion। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्बिक इंट्रैक्शन, जब यहाँ पे कूलम्बिक इंट्रैक्शन है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, F जो होता है आपका K Q1 Q2 अपॉन R² के बराबर होगा। तो यूजुअली हम लोग K को 1 ले लेते हैं जनरल मीडियम में। ठीक है, तो Q1 Q2 आपका चार्ज करस्पॉन्ड करता है किसको, दो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में। ओके, एंड जो R0 है आपका, R0 जो होगा आपका यहाँ पे किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, इट इज़ करस्पॉन्डिंग द डिस्टेंस बिटवीन द कैटायन एंड एनायन को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो जो सबसे पहला फैक्टर है यहाँ पे, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगी आपकी लैटिस एंथैल्पी होगी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन जस्ट रिप्रेजेंट करता है वहाँ पे कि आपने ड्यूरिंग दैट प्रोसेस इज़ एनर्जी रिलीजिंग और यू आर गिविंग एनर्जी टू द सिस्टम। वरना जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज़ डायरेक्टली, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा आपका उतना ही ज़्यादा क्या होगा आपका मैग्नीट्यूड होगा लैटिस का। ठीक है, मैग्नीट्यूड पर आप ध्यान दीजिएगा। और इन्वर्सली टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का मतलब ये कि जितने दूर आपके आयंस होंगे, जितने आपके दूर आपके आयंस होंगे एक दूसरे से, उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा आपका कम होगा, और उतनी कम क्या होगी आपकी लैटिस एंथैल्पी होगी। तो यानी यहाँ से तो दो फैक्टर निकल के आते हैं कि जो लैटिस एंथैल्पी होती है वो किस किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास में जो लैटिस एंथैल्पी है दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन, सबसे पहले में जो आपके पास में लैटिस एंथैल्पी है दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन इनवर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन आयन। ठीक है, सबसे पहले में जो लैटिस एंथैल्पी आपका किस पे डिपेंड कर रही है, इनवर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन आयन्स। ठीक है, R0 स्क्वायर क्या है यहाँ पे, R0 स्क्वायर इज, R0 इज़ व्हाट, R0 इज़ बेसिकली कैटायन का प्लस एनायन का डिस्टेंस। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम क्या होगा आपकी लैटिस एंथैल्पी होगी, क्योंकि इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा उतना ही कम होगा। दूसरा आपके पास में लैटिस एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ कैटायन एंड एनायन। ठीक है, Z प्लस और Z माइनस क्या है यहाँ पे आपका, Z प्लस इज योर चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन, एंड Z माइनस इज चार्ज ऑन एनायन, Z माइनस इज चार्ज ऑन आयन। तो दूसरा फैक्टर जो है आपका ये है। एंड जो तीसरा फैक्टर है आपका दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, थर्ड फैक्टर इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो, जो लैटिस का जब फॉर्मेशन होता है तो कैटायन और अनायन एक दूसरे को सराउंड करते हैं। ओके, सिंपल, उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सपोज करके आपका, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ, ये कैटायन था और कैटायन को किसने सराउंड किया, एनायन ने सराउंड किया। नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस जो होंगे एनायन, वो उसकी ये कहलाई जाएगी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाई जाएगी। ठीक है, कितने एटम्स को सराउंड कर रहे हैं।
तो यहाँ पर में अगर हम लोग बात करेंगे तो लैटिस एंथैल्पी जो होगी आपकी, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकता है, कैटायन का भी हो सकता है और एनायन का हो सकता है। तो यानी कैटायन को जितने ज़्यादा सराउंड करेंगे एनायन, उतना ही ज़्यादा क्या होगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उस एनायन का, और जितने ज़्यादा आपका सिंपल में लिख देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, देखिए ये हो सकता है या तो क्या, आइदर कैटायन सराउंडिंग एनायन, कैटायन सराउंडिंग एनायन, और दूसरा और एनायन सराउंडिंग कैटायन। यानी आइदर वे, दोनों वे में चल सकता है, कैटायन एनायन को भी सराउंड कर सकते हैं और दूसरा आपका एनायन कैटायन को भी सराउंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 मेजर फैक्टर हैं। इनमें से जो ये वाला फैक्टर है कोऑर्डिनेशन नंबर वाला, ये मेजरली आपका डील करेगा पॉलीएटॉमिक आयंस के लिए। तो देखेंगे हम लोग पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, जैसे सल्फेट आयन हो गए, कार्बोनेट आयन हो गए, पॉलीएटॉमिक आयंस के लिए। पॉलीएटॉमिक आयंस में क्या होता है आपका, यूजुअली एनायंस की ही बात करेंगे मेजरली यहाँ पे। पॉलीएटॉमिक एनायंस में आपका जैसे कार्बोनेट हो गया, ठीक है, सल्फेट हो गया। तो इस तरीके के जो एनायंस हैं जिनकी एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेटिंग साइट्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं। तो वो देखेंगे हम किस तरीके से एक कोऑर्डिनेशन नंबर आपका लैटिस एंथैल्पी को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो आप लोग जाइए, लेक्चर को देखिए और फिर इसके बाद बुक पढ़िए। और जो बच्चे कंपटीशन के लिए मेजरली फोकस कर रहे हैं, उनके लिए, उनको मेरी एक ही सलाह है कि लेक्चर देखने के बाद क्वेश्चंस में जल्दी जैसे थोड़ा कंटेंट आगे बढ़ेगा, मैं टेलीग्राम लिंक पे आपका DPPs डाल दूँगा, असाइनमेंट्स डाल दूँगा, उनको सॉल्व कीजिए। ठीक है, कोई क्वेरी आती है आप पूछिए, ठीक है, हमें कांटेक्ट कीजिए, वी विल सॉल्व इट आउट फ्रॉम आवर साइड। एंड ट्राई कीजिए कि अपने कॉन्सेप्ट्स को अभी से क्लियर करने का, ताकि आपको आगे चल के इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, इसको देखिए एंड स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।